बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेज चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला, कथा साहित्य का, कोटा यूनिवर्सिटी का, सबसे ज़रूरी कोटा यूनिवर्सिटी का, तो उससे संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, उनका सारा को सारा सॉल्यूशन लेके वन शॉट वीडियो होने वाला है। काफ़ी बच्चों ने किया कि सर, मैंने पूछा था 50 बच्चे कमेंट कर दें, और काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया, तो ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें आपके सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी के बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। और टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम को भी जोर से ज्वाइन कर लेना। आपका जो भी पेपर हो, मुझे पहले कमेंट कर दिया करो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तभी कमेंट कर पाओगे, तो टेलीग्राम भी जोर से ज्वाइन कर लेना आपको। तो चलो शुरू करते हैं, और चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। कोटा यूनिवर्सिटी का कंटेंट फ्री में कहाँ पर नहीं मिलता है, तो मेरे द्वारा फ्री में आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा सारा का सारा। तो पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं, उसमें मुख्य संदेश और सामाजिक महत्व क्या दिखाई देता है। तो आपको पता है, प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी कहानियाँ लिखी गई वो हमारे ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई थी। ये कहानी उस समय की है जिस समय जातिवाद है वो अपनी चरम सीमा पर था। उस समय दलित वर्ग के लोगों को, जो ठाकुर समाज हुआ करता था, या प्रभुत्व समाज, कोई भी समाज मान लीजिए, वो क्या करता था, उन्हें पानी पीने नहीं दे दिया करता था। चाहे ब्राह्मण हो गए, चाहे क्षत्रिय हो गए, चाहे वैश्य हो गए, वो तीनों के तीनों कुल हैं, वो जो अपने दलित वर्ग होते थे, उन्हें अपने जो सामाजिक कुआं होता था जहाँ से सारे पानी भरते थे, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। उनको पानी पीने के लिए अपना खुद का कुआं या तालाब या कोई पोखर, ऐसी कोई जगह से वो पानी पीते थे जहाँ स्वच्छता भी नहीं होती थी। तो इस चीज़ पे कटाक्ष करते हुए प्रेमचंद के द्वारा एक बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी गई है। उसका क्या नाम है, ठाकुर का कुआं। इस कहानी में क्या संदेश दिया गया, इस कहानी में संदेश दिया है कि जातिवाद की क्रूरता और मानवता पर उसका क्या प्रभाव, मतलब जातिवाद है, जातिवाद कितनी क्रूर चीज़ है, और इसका मानवता पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है कि मनुष्य है, वो मनुष्य क्या करता है, अपने जानवरों के साथ बहुत अच्छे से प्रेम करता है। आज भी देख सकते हो आप, इंसान क्या करते हैं, कुत्ते के साथ है ना, कुत्ते को अपने बेड पर सुला लेंगे, लेकिन अगर कोई भिखारी मिल जाए आपको, कोई बाहर, या कोई ऐसा सामाजिक विकृति वाला व्यक्ति मिल जाए, तो लोग उसके साथ एकदम हे दृष्टि से देखेंगे। समझ रहे हैं आप। तो इंसान है वो जानवरों के साथ बेहतर व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब बात आती है इंसान की, इंसान के साथ व्यवहार करने की, तो उसमें उसकी कैसे दिखाई देती है, भेदभाव दिखाई देता है। यह कहानी दिखाई देती है कैसे जातिगत भेदभाव एक बीमार व्यक्ति को पाने के लिए साफ पीने जैसे बुनियादी अधिकारों को वंचित कर देती है। तो होता क्या है, इसमें एक जो बीमार व्यक्ति होता है, जो एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी बीमार होती है, तो उस बीमार पत्नी के लिए वो पानी लेने के लिए जाता है, वो तड़पती रहती है पानी पीने के लिए, और वो उसके आसपास कोई मतलब साफ पानी पीने की जगह नहीं थी, तो ठाकुर का कुआं ही था जहाँ पर साफ पानी मिल सकता था। वो वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको लोग देख लेते हैं, और इस घटना की वजह से उसकी शायद पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो यही है, उसको जो साफ पानी पीने का जो अधिकार है उससे भी वंचित कर लिया गया। मतलब आप देख सकते हो, एक व्यक्ति जो मरने की कगार पर है, उसको लोगों ने अपनी सामाजिक भावना को आधार रखते हुए उसको मरने के लिए छोड़ दिया लोगों ने। यही सार है कि सामाजिक ऊंच नीच की मानवीय संवेदना को भी खत्म कर देता है। मतलब हमारे समाज में जो भेदभाव देखने को मिलता है ना, जातिगत भेदभाव, दलित के वर्ग के साथ जो ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिलता है, इससे हमारी मानवीय संवेदना, मतलब कोई व्यक्ति है, आप एक बात बताओ, कोई व्यक्ति मरने की कगार पे है और एक तरफ आपकी कोई सामाजिक भावना, आप किसको ध्यान में रखोगे, कोई व्यक्ति है, मरते हुए व्यक्ति को बचाना। हमारा यही तो धर्म है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता ना, है ना, कोई मानवता से बड़ी कोई नियम नहीं होता है। तो यही चीज़ है कि एक व्यक्ति जो मरने की कगार पर है, उसको लोगों ने अपनी जातिगत भावना को ध्यान में रखते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था, और यही चीज़ हमारे समाज को क्या खोखला बना देती हैं। सामाजिक महत्व की बात करें, यह कहानी अपने समय की समाज में व्याप्त छुआछूत, आज के समय तो आपको पता है कि छुआछूत है वो बहुत कम देखने को मिलती है, जातिगत भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, है ना। तो लेकिन उस समय, क्योंकि प्रेमचंद वो 1900 के आसपास के, 1900 की जो शुरुआत में 1910 1911 12 के आसपास इन्होंने कविता लिखी, तो उस समय जातिवाद वो अपनी चरम सीमा पर था। तो उस जातिवाद की उन्होंने कड़वी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने उजागर करी है। ठाकुर के कुएं ने समाज को सबसे कमज़ोर वर्ग की लाचारी और उनके साथ अन्याय को रखा है। तो ठाकुर का कुआं नामक जो कहानी है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, और इसमें जो समाज का जो दलित वर्ग है, सबसे निचला वर्ग है, उसके साथ किस प्रकार से अन्याय होता है, किस प्रकार से वो समाज है वो लाचारी का जीवन जीता है, इसके बारे में सारी दुनिया के सामने प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से रखा है।
और साथ का साथ लोगों को ये बताने का भी प्रयास किया है कि हमें समाज में सुधारों की भी बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं, इस प्रकार से हम जीवन को नहीं जी सकते हैं। और ये कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक है जो कि मानवता और न्याय का महत्व दिलाती है। हो सकता है आज के समय जो चीज़ें हैं वो बदल गई हों, लेकिन पूर्ण रूप से तो आज भी चीज़ें नहीं बदली हैं। समझ में आ गया? तो आज भी हमें याद दिलाती है कि आज हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी वो 100 साल से भी पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी हम इन विसंगतियों से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप पेपर में अच्छा सा लिख के आ जाओगे। अगले वाला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप मुख्य भाव और पात्र लिखे। तो आकाशदीप जो कहानी है उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। देखो, आकाशदीप कहानी क्या होती है, एक बुद्धगुप्त नामक एक व्यक्ति होता है, चोर व डाकू होता है। वो क्या है, उसने अपने गांव का या कोई एक व्यक्ति होता है उसका क्या कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, उसको जान से मार देता है। अब उसको क्या होता है, उसको उसकी बेटी चंपा से प्रेम हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन एक दिन चंपा को जो वास्तविकता के बारे में पता चलती है तो वो क्या कर देती है, बुद्धगुप्त को त्याग कर देती है। तो इसी के ऊपर ये पूरी कहानी लिखी गई है आकाशदीप जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसमें क्या बताया गया, इसमें आकाशदीप कहानी में भाव क्या है, प्रेम भाव और कर्तव्य के बीच में संघर्ष दिखाया गया है। मतलब प्रेम और जो कर्तव्य, आपको अगर दोनों में से किसी एक चीज़ को अगर चुनना पड़े तो आपको हमेशा सदैव किसको चुनना चाहिए, आपका जो कर्तव्य है उसको चुनना चाहिए। इस कहानी में आपको प्रेम मानवीय भावनाएं कितनी भी गहरी नहीं हो, लेकिन कर्तव्य और सिद्धांत का पालन करना अधिक महत्व है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि प्रेम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो, प्रेम आपके लिए कितना भी जरूरी क्यों नहीं हो, लेकिन जब बात आए आपको अपने कर्तव्य पालन करने की, अपनी व्यक्तिगत भावना निभाने की, अपने परिवार की जब बात आए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रेम को त्याग करके कर्तव्य को अपनाना चाहिए। कहानी में आपको क्या देखने को मिला है, प्रेम, त्याग और समर्पण व राष्ट्रीय चेतना जैसी भावनाओं को दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, जो कहानी है उसमें प्रेम, त्याग, समर्पण और राष्ट्रीय चेतना की भावना को आपको सारी दुनिया के सामने रखा गया है। पात्र के विश्लेषण की बात करें तो इसमें दो पात्र हैं। बुद्धगुप्त, ये एक क्या है, एक समुद्री डाका था जो क्या करता है, जो एक व्यक्ति अपने गांव को उसको मार देता है, लेकिन एक दिन वो क्या होता है, वो प्रेम में एक चंपा नामक उसकी लड़की से प्रेम में पड़ जाता है और वो अपने जीवन को उस चीज़ से बदलना चाहता है ना। वो चंपा से गहरा प्रेम भी करता है, लेकिन अपने अतीत के कारण जो उसने क्या किया था, में उसके पिता को मार दिया था, इसलिए हमेशा वो सदैव द्वंद्व में रहता है इस चीज़ को कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन वह चंपा के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अंत में जब चंपा को वास्तविकता पता चलती है तो वो उसको छोड़कर चली जाती है और वो अकेला रह जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें चंपा के बारे में, तो चंपा एक बहादुर और स्वाभिमानी नायिका के रूप में दिखाया गया है कि भाई जो उसको क्या अपना स्वाभिमान ज़्यादा प्रिय है। वह बुद्धगुप्त से क्या करती है, प्रेम तो करती है, लेकिन अपने पिता का हत्यारा का बदला लेने के लिए वो क्या कर देती है, अपने कर्तव्य में अपने प्रेम को त्याग देती है। और उसको पूरा न करने के कारण, जो उसका मतलब कर्तव्य को पूरा न करने के कारण उसको प्रेम को त्याग देती है। भाई उसे लगता है कि मैं अपने पिता के हत्यारे से कैसे प्रेम कर सकती हूँ, उसके साथ कैसे रह सकती हूँ, तो इसलिए अपना क्या कर दिया, प्रेम को भी त्याग दिया। वह अपने पिता के दीप पर आकाशदीप जलाती रहती है और उसके पिताजी की याद में वो हमेशा क्या रहती है, अपना आकाशदीप मतलब अपने आप को खुशहाल रखती है। और साथ के साथ उसका यही त्याग उसको क्या बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ का प्रतीक बनाता है। तो उसका यही जो त्याग देखने को मिलता है, यही उसको कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। तो ये तो था आपका पहले यूनिट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दोनों करवा दिए। सभी बच्चों से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर से ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी। अगले वाले की बात करें, यशपाल की कहानी पर्दा सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ के बारे में बताइए। तो यशपाल की जो कहानी है पर्दा, ये पर्दा कहानी है 1930 से लेकर 1940 में लिखी गई थी। और ये किसकी कहानी है, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कहानी है। देखो समाज में क्या होता है, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो कितने भी गरीब हों, समझ में आ गया, चाहे उनके पास घर में खाने के लिए दाना नहीं हो, लेकिन वो जीवन ऐसे जिएंगे जैसे कि वो नवाब हो। बाहर निकलेंगे तो अच्छी ड्रेस पहनकर निकलेंगे, अच्छे से सेंट वेंट मारकर बाहर निकलेंगे, गाड़ी रखेंगे एक अच्छी सी, लेकिन घर पे उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, कर्जे में चल रहे हैं, खाने के लिए दाने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जीवन का स्टैंडर्ड उनका ऐसा होगा जैसे कि वो किसी वीआईपी घर से निकल कर आ रहे हैं। तो इसी चीज़ पर कटाक्ष करते हुए यशपाल की कहानी लिखी है, पर्दा कहानी। उसमें क्या है, ये 1930-40 के उस समय की कहानी है जिसमें मध्यम वर्गीय समाज है, उसका विश्लेषण करते हुए क्या कहता है कि कुछ लोग कैसे दिखावे का और सामाजिक सम्मान, मतलब उनका हमेशा इज्जत बनी रहे समाज में, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देते हैं। दिखावे के चक्कर में खुद को क्या बना देते हैं, आपको कमज़ोर बना देते हैं।
सामाजिक संदर्भ की बात करें, इस कहानी का जो नायक कौन है, पीर बख्श है, वो इसका नायक है, जिसकी क्या आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मतलब वो बहुत गरीबी की कगार पे पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत बनाने का, वो अपने समाज में हमेशा अपना रुतबा इज्जत बनाने का हमेशा प्रयास करता रहता है। इस कहानी में एक प्रतीक के रूप में एक पर्दे को यूज किया जाता है, फटे हुए पुराने पर्दे को यूज किया जा रहा है, जो किसके लिए यूज किया जा रहा है, वो उस इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वो क्या दिखाता है, वो एक गरीबी दिखाने का प्रतीक है कि कैसे गरीबी, एक फटा हुआ पर्दा है, वो फट चुका है लेकिन फिर भी पर्दा लगाया जा रहा है ताकि उसके घर में जो अंदर क्या गरीबी चल रही है, क्या स्थिति है, उसको वो ढक सके, उसको दुनिया के सामने वो आने से रोक सके। और यही सामाजिक संदर्भ दिखाता है कि उस समय लोग अपनी इज्जत और दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे असलियत कुछ भी हो। तो यही है, लोग अपनी सामाजिक इज्जत बनाने के लिए, लोग अपना रुतबा बनाने के लिए, लोग अपना दिखावा करने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब अपने आप को अच्छे से पेश करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दिखावा करेंगे, वीआईपी ज़िंदगी जीने का प्रयास करेंगे। और इससे क्या होता है, ताकि वो अच्छे समाज में सबके सामने एक अच्छे से सामाजिक प्रतिष्ठा बन सके, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति एकदम अलग होती है। समझ में आ गया आपको? तो यही है कि लोग अपनी इज्जत और दिखावा, इज्जत बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सामाजिक पक्ष था। राजनीतिक पक्ष की बात करें, ये कहानी जब लिखी गई तब क्या था, अंग्रेजी राज था भारत में, और तब गरीबी और भी चरम सीमा पर थी, लेकिन समाज के कुछ वर्ग थे जिनके पास भाई अच्छा खासा पैसा हुआ करता था। तो उस समय के बारे में लिखा गया है कि जो उस शासन में जो सामंती व्यवस्था थी, उसने क्या गरीबी को और भी जटिल बना दिया था। उस समय की लाचारी और बदलाव के अभाव को भी दिखाती है और पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कुछ लोग जो समाज के उच्च कुल के लोग थे भाई, जिनके पास पैसा था, अब वो क्या हो गए, वो भी अब गरीबी के कगार पे आ गए हैं, क्योंकि अंग्रेजी शासन में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था, सामंती व्यवस्था भी चली गई थी। लेकिन फिर भी लोग अपना सामाजिक रुतबा कैसे त्याग कर सकते हैं, वो तो पहले वाले जीवन के आधार पर ही जी रहे हैं। तो उस चीज़ पे कटाक्ष करते हुए यशपाल के द्वारा ये पर्दा कहानी है वो लिखी गई। इसमें पर्दा को एक प्रतीक के रूप में उपयोग में किया गया है। अगले वाला पॉइंट है, अमरकांत का जो उपन्यास है डिप्टी कलेक्ट्री के पात्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। जो अमरकांत है उनका उपन्यास है डिप्टी कलेक्ट्री। तो ये किसको दिखाता है, ये जो कहानी है डिप्टी कलेक्ट्री, ये एक प्रकार के युवा की कहानी है। इससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे इस कहानी से, क्योंकि ये उस युवक की कहानी है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसके पिता और उसकी पत्नी दबाव बना रहे हैं कि आप डिप्टी कलेक्टर बनिए। मतलब उस समय पोस्ट हुआ करती थी, जो आज के समय एसडीएम की पोस्ट होती है ना, उसको डिप्टी कलेक्टर बोला जाता है। तो वो बनिए आप, है ना। लेकिन वो इस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है काफ़ी बार सरकारी नौकरी पाने के लिए आपसे बहुत सामाजिक समझौते करने पड़ेंगे, दबाव में काम करना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार टाइप का आदमी है। समझ में आ गया? इसलिए वो अलग अलग प्रकार के सामाजिक द्वंद्वों से गुजरता रहता है। इसीलिए उसके सामने उसका जो क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, कैसे वो मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से गुजरता है, इसके बारे में अपन विश्लेषण करेंगे। अमरकांत का जो उपन्यास है डिप्टी कलेक्टर, एक सरकारी नौकरी की कहानी, मतलब सरकारी नौकरी पाने वाले युवक की कहानी है। बल्कि यह एक युवा कैसा सिद्धांतवादी व्यक्ति है, जो सिद्धांतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक संघर्ष है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके दिमाग में बहुत अलग अलग प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं। इस उपन्यास में पात्रों का मनोविज्ञान बहुत ही सूक्ष्मता के साथ दिखाया गया है। तो इस कहानी में जो मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है वो बहुत ही क्या सूक्ष्मता के साथ आपको दिखाया गया, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उन सब चीज़ों का चित्रण किया गया है कि कैसे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को सही तरीके से जीने का प्रयास करता है। एकदम मतलब समाज में आप आज के समय भी देख लो, कोई व्यक्ति सही रास्ते पर चलेगा तो सभी लोग उसको मूर्ख समझते हैं, सभी लोग उसको नासमझ, भोला, एकदम मतलब जिसको किस चीज़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति समझते हैं। तो इसी के बारे में अच्छे से दिखाया गया है। मुख्य पात्र की बात करें, इसका मुख्य पात्र कौन है इस कहानी का, केशव बाबू वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो जो केशव बाबू है वो इस कहानी का क्या मुख्य और केंद्रीय पात्र है, जो कैसा एक बहुत ही आदर्शवादी और संवेदनशील व्यक्ति है, जो कैसा एक बहुत ही आदर्शवादी है, बहुत ही मतलब आदर्श के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति है, और संवेदनशील मतलब दूसरों की भावनाओं को सीखने वाला व्यक्ति है। जो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, वो क्या किस पोस्ट पर जाना चाहता है, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पाना चाहता है। लेकिन उसके मनोविज्ञान में कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। पहला पॉइंट क्या, सामाजिक दबाव और आत्मसम्मान। तो केशव बाबू पर
समाज का, खास करके उनकी पत्नी और पिता का बहुत दबाव है। तो केशव बाबू पर किसका ज़्यादा दबाव है कि भाई उसकी पत्नी और पिता उस पर खास करके दबाव बनाते हैं कि तुम सरकारी नौकरी लगो और क्या कर ले वो जल्द से जल्द ताकि नौकरी प्राप्त कर सके। और यह दबाव से वो क्या अपने आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार करता है। वो नहीं चाहता है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करे, क्योंकि उसमें काफ़ी बार आपको आत्मसम्मान से आपको समझौता करना पड़ता है, लेकिन उसे अपने पिता और अपनी पत्नी के दबाव में ये कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगले वाला पॉइंट है संघर्ष और आदर्शवाद। वह एक आदर्शवादी व्यक्ति है जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर विश्वास रखता है। वो कैसा व्यक्ति है? वो एक आदर्शवादी व्यक्ति है और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर विश्वास रखता है। एकदम ईमानदार व्यक्ति है, सत्य बातें बोलने में विश्वास रखता है, लोगों के साथ गलत नहीं करने पर विश्वास रखता है बिल्कुल भी। लेकिन उसे पता चलता है कि काफ़ी बार सरकारी नौकरी करते हुए आपको अपने समझौते करने पड़ते हैं, आपको अपने सिद्धांतों के साथ, जो कि उसको उस चीज़ पर विश्वास नहीं है, उन सब चीज़ों से वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है, कि वो नहीं चाहता कि कभी उसको अपने समझौतों से क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। काफ़ी बार आप देखते हो ना, सरकारी नौकरी वालों को अपने से ऊपर अधिकारी के दबाव में कार्य करना पड़ता है। काफ़ी बार अनैतिक भी कार्य करना पड़ जाता है, जो नहीं करना चाहते हो। काफ़ी बार घूस वगैरह भी लेनी पड़ती है, या फिर ज़बरदस्ती भी दिलवा देते हैं लोग। समझ में आ गया आपको? काफ़ी बार सत्य चीज़ है, लेकिन आपको उस सत्य पर नहीं काम करके काफ़ी बार असत्य चीज़ों पर भी काम करना पड़ता है। तो यही चीज़ है, उसके अंदर यही चीज़ संघर्ष चल रही है कि उस एक तरफ उसका आदर्शवाद है, उसके सिद्धांत है उसके जीवन के, दूसरी तरफ वो सरकारी नौकरी, उसका समाज का, उसका परिवार का दबाव है कि वो एक पढ़ लिख के जल्दी से एक नौकरी प्राप्त कर ले। तो यही चीज़ें उसके दिमाग में हर समय चलती रहती हैं। अगले वाला पॉइंट है असफलता का डर। उसने हर बार परीक्षा में असफलता होने का डर भी दिखाई दे रहा है। तो उसको भी आपकी तरह क्या दिखाई दे रहा है, उसको आपको असफल होने का लगातार डर उसके अंदर दिखाई दे रहा है। यह डर उन्हें हर पल चिंतित करके और अस्थिर रखता है। तो यही डर है, यही असफलता का डर है, उसे हर बार असफल होने का क्या है, असफल होने का, जो बार बार फेल होने का। जब सरकारी नौकरी तैयारी करते हो तो आपको पता है बार बार असफल भी होना पड़ता है। तो वही डर उसको बार बार सता रहा है और वही इसको अस्थिर कर देता है, जो उसका आत्मविश्वास भी इस चीज़ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके जीवन में काफ़ी मुश्किलें हैं। अगले वाले की जो और अन्य इसके अंदर जो पात्र हैं, वो उसके पिता है बाबू साहब। तो बाबू साहब क्या एकदम कठोर व्यक्ति है, मतलब एकदम आप एक टिपिकल आपके सामने जो एक पिता की तरह एकदम कठोर व्यक्तित्व है उनका मनोविज्ञान ये दर्शाता है कि उसे समय रहते अपने माता पिता को सामाजिक सफलताओं की उम्मीद रखते हैं। वो भी कैसे रखते हैं भाई, आम माता पिता की तरह वो भी चाहते हैं कि उसका पुत्र समय रहते नौकरी लग जाए, समय रहते अपने जीवन में सेटल हो जाए, समय रहते अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ पैसा कमाने लग जाए। लेकिन असफलता को अपमान भी मानते हैं और वो नहीं चाहते कि उसका बच्चा है, उसका लड़का केशव बाबू बार बार फेल हो एग्जाम में, वो जल्दी से नौकरी लग जाए। और वो जैसे असफल होता है तो उसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसका व्यवहार केशव बाबू के तनाव को और बढ़ा देता है। और उनका व्यवहार होता है जो एकदम कठोर पिता की तरह उसका व्यवहार है, वो क्या कर देता है, केशव बाबू है बेचारा, वो पहले डरा है, उसको और भी डरा देता है और भी उसकी मुश्किलों में डाल देता है। अगले वाला है पत्नी। तो केशव बाबू की जो पत्नी है वो एक महिला के रूप में, उसके मतलब पत्नी के रूप में उसका पात्र दिखाया गया है। वो कैसे एक आम पत्नी की तरह चाहती है कि भाई उसके पति है वो जल्दी से नौकरी लग जाए, ताकि और एक सुरक्षित जीवन जी सके। हमें क्या हो सके, मनोविज्ञान में उस महिलाओं की आकांक्षाओं को दिखाता है जो सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के सबसे ऊपर रखती है। तो भाई एक आम महिला की तरह वो भी चाहती है कि उसके पति का अच्छा सम्मान हो, एक असुरक्षित जीवन, उनको ज़्यादा जीवन में चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। तो इसी रूप में उसका पात्र को दिखाया गया है। तो डिप्टी कलेक्टर जो अमरकांत, उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति सरकारी नौकरी की पाने की इच्छा में मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाता है। तो सरकारी नौकरी का जो रोग आज से नहीं चल रहा है, 1930 में इन्होंने कहानी आसपास लिखी थी, तब से चल रहा है। समझ में आ गया आपको? तो उसी चीज़ों को दिखाया गया है जो डिप्टी कलेक्टर जो उपन्यास है उसमें, कि जो आपके सामने जो उपन्यास, जो सरकारी नौकरी पाने में व्यक्ति किस तरीके से मानसिक रूप से टूटता है और किस प्रकार से उसको मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाता है। क्यों? काफ़ी बार उसको समझौता करना पड़ता है, समाज का दबाव भी रहता है कि जल्दी से जल्दी वो नौकरी लग जाए। नहीं लग पाता तो इंसान को क्या मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव उसके ऊपर आने लग जाता है। यह कहानी कोई एक व्यक्ति के संघर्ष की नहीं है, बल्कि उस समाज के दबाव, निराशा और मानवीय इच्छाओं की जटिल मनोवैज्ञानिक है। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि कैसे समाज के द्वारा दबाव बनाया जाता है लोगों पर, कैसे जो निराशा और मानवीय इच्छाओं को दबाकर लोग क्या करते हैं, अपनी वो भावनाओं हैं उनको प्रकट करने से रोकते हैं। तो यही है सरकारी नौकरी का जो लगातार दबाव होता है, उसके वजह से जो लोग कैसे मानसिक रूप से टूट जाते हैं, कैसे उन्हें अपनी भावनाओं को भी दबाकर रखना पड़ता है।
इसके बारे में बताया गया है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से लिख दोगे, ये तो आम जीवन की कहानी है एक आज के समय की। अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर जो 3 है उसमें धर्मवीर भारती के द्वारा जो गुनाहों के देवता नामक जो कहानी लिखी गई उसके पात्रों को विश्लेषण करना है। बहुत ही खूबसूरत किताब है ये आपके सामने, गुनाहों के देवता। आपको जीवन में एक बार ये जरूर से पढ़नी चाहिए किताब। तो धर्मवीर भारती के द्वारा गुनाहों के देवता नामक ये जो धर्मवीर भारती हैं उन मनोवैज्ञानिक विश्लेषणज्ञों या मनोवैज्ञानिक लेखकों में से आते हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर जाकर जो मनोवैज्ञानिक विधा पे इन्होंने अपने क्या है साहित्य की रचना करी है। ये वो लोग होते थे जो व्यक्ति के अंदर अंतर्द्वंद और जो संघर्ष चलते रहते हैं, जैसे आप बैठे हुए तो आपके दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार चलते रहते हैं ना, तो उन सब चीज़ों पर इन्होंने अपना क्या साहित्य की रचना की। तो उसमें से एक रचना है इनकी गुनाहों के देवता। इसमें से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रेम की जो कहानी है, प्रेमिक कहानी नहीं लिखी बल्कि लोगों को किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक दशा से गुजरते हैं एक प्रेम में, उसके ऊपर इन्होंने दिखाया। तो पात्रों का वर्णन की बात करें, इसमें पहला पात्र है चंद्र। चंद्र एक बहुत ही आपके साथ का एक दोस्त मान लीजिए, जो ऐसा जो एकदम कैसा आदर्शवादी व्यक्ति है, एकदम शुद्ध एकदम शरीफ बच्चे की तरफ है। और वो किससे प्रेम करता है, वो प्रेम करता है एक सुधा नामक की लड़की से। तो उसके में क्या दिखाया गया है, पहला अनन्यास प्रेम। तो वो सुधा नामक लड़की से बहुत ही गहरा प्रेम करता है, लेकिन वो इस चीज़ का स्वीकार नहीं कर पाता है कि वो इस प्रेम को क्या वो सामाजिक बंधन में बदल पाएगा या नहीं पाएगा, मतलब वो उससे शादी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये उसको कभी भी जीवन में निश्चित नहीं रहता है। वो इस चीज़ के दोनों में फंसा रहता है। हो सकता है वो सेम कास्ट की लड़की हो सकता है वो ऐसी सिचुएशन में रहता है कि वो उससे शादी नहीं कर पाता है। आदर्शवाद का बोझ, तो वह सुधा खुद को देवता मानता है, वो सुधा को देवता मानता है, मतलब जो उससे प्रेम करता है उसको क्या मानता है, देवता मानता है। वह उस अपने प्रेम को एक पवित्र व आध्यात्मिक रिश्ते के रूप में देखता है। और वो किस रूप में देखता है उसको, वो जो उसका प्रेम करता है सुधा से, उसको एक पवित्र और अध्यात्म मतलब एक वास्तविकता से वो अपने आत्मा से प्रेम करता है, तो इसके रूप में वो खुद उसको देखता है। यह आदर्श रूप है, उससे सुधा को शारीरिक रूप से भी दूर रखता है। और यही चीज़ उसको क्या रखती है, उसको जो शारीरिक रूप है उससे भी दूर रखती है। और इससे क्या हो जाती है, दोनों के बीच में भावनात्मक दूरियां बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में जो अगर आप शारीरिक रिश्ता जब तक नहीं बनता कोई रिश्ते में, तब तक उसके अंदर भावनात्मक जुड़ाव उतना परिपक्व नहीं हो पाता है। अपराध बोध, जब चंद्र निर्मला से और जो चंद्र उसकी सुधा से शादी नहीं होकर दूसरी लड़की से शादी हो जाती है निर्मला से, तो उसको क्या होता है, जब वो उससे शादी कर लेता है तो उसके अंदर वो खुद को एक अपराधी के रूप में महसूस करता है। क्यों, इसीलिए उसने गुनाहों का देवता कहा है, मतलब उसने देवता जो सुधा उसके साथ क्या किया, गुनाह किया, इस रूप में वो खुद को देखता है। क्योंकि उसे लगता है कि उसने सुधा के साथ साथ खुद निर्मला का जीवन भी बर्बाद कर दिया है। क्योंकि सुधा से प्रेम करता था, सुधा उससे प्रेम करती थी, अब उसकी शादी दूसरी लड़की से हो चुकी है निर्मला से, और उसके साथ वो वैसा प्रेम नहीं कर पाता, तो उसे क्या लगता है कि उसने उसका जीवन भी खराब कर दिया है। सुधा की बात करें, अगला पात्र सुधा। सुधा कैसी है, एक भावुक और समर्पित लड़की है। तो सुधा एक बहुत ही अच्छी और एक भावुक और समर्पित लड़की है, जो वो भी किसे, चंद्र से बहुत गहरा प्रेम करती है। निष्कंठ प्रेम, तो चंद्र को अपने जीवन को सब कुछ मानती है। तो यहाँ पर जो सुधा है वो चंद्र को ही अपना सब कुछ मानती है, और वो चंद्र के आदर्शवाद को नहीं समझ पाती। वो उसके भोलेपन को, नासमझी को, उसके अध्यात्म को, उसकी वास्तविकता को, उसके जो प्रेम है, वो वास्तविक प्रेम है, उसको वो अच्छे से नहीं समझ पाती है। दुख और त्याग, जब चंद्र की शादी निर्मला से हो जाती है तो वो क्या एक आम लड़की की तरह, जो आम प्रेम कहानी की तरह, वो भी क्या उस किस में चली जाती है, एक दुख में चली जाती है। लेकिन उसके मन में हमेशा के लिए चंद्र के लिए क्या प्रेम बना रहता है। आत्मसम्मान का संघर्ष, वो अपनी भावनाओं को छिपाकर एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास करती है, लेकिन उसका मन हमेशा चंद्र की यादों में लगा रहता है। तो यही बात कही गई है कि वो अपने भावनाओं को छिपाकर क्या करती है, एक सामान्य जीवन है उसको जीने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका जो जीवन है वो हमेशा चंद्र की यादों में लगा रहता है। एक बहुत सामान्य कहानी है, आप अपने आसपास के युवकों से भी इन सब चीज़ों को समझ सकते हो, कोई इसमें अलग लेवल की कहानी नहीं। निर्मला की बात करें, निर्मला एक बहुत ही शांत और सीधी सादी लड़की है, जिसकी शादी किससे हो जाती है, चंद्र से हो जाती है। लेकिन उसको अपने पति चंद्र से प्रेम और खुशी की उम्मीद है, लेकिन वो प्रेम किससे करता था, सुधा से करता था, तो उसे उतना प्रेम नहीं मिल पाता, इससे वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। अस्वीकृति का दर्द, तो वह चंद्र के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। तो जो आपके सामने निर्मला है, निर्मला क्या प्रयास करती है, वो चंद्र के दिल में हमेशा जो जगह बनाने की प्रयास करती है, लेकिन वह देखती है
कि चंद्र आज भी सुधा से प्रेम करता है, उससे इतना ज़्यादा नहीं करता है। तो इससे क्या हो जाता है, उसके मन में बहुत ही ज़्यादा दुखी फील करती है वो, लाचारी और निराशा। वो अपनी शादी में प्यार की कमी से महसूस करती है कि उसे अकेलापन और निराशा महसूस होता है। तो यही है उसके जो वो चंद्र उसे पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर पाता, तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अगले वाला है यादवेंद्र शर्मा के द्वारा चंद्र की मेहंदी के फूल के सामाजिक परिवेश और पात्रों की भूमिका को आपको समझाना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यादवेंद्र शर्मा के द्वारा मेहंदी के फूल जो लिखी गई हैं, ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बढ़िया कहानी है। तो यादवेंद्र शर्मा के द्वारा जो आपके मेहंदी के फूल लिखे गए, ये राजस्थान की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें क्या दिखाया गया है, जो पहले के समय अपने राजस्थान में क्या हुआ करता था, जमींदारी व्यवस्था चलती थी। एक व्यक्ति होता था जिसके पास पूरे गांव की क्या हुआ करती थी, सारी की सारी ज़मीन हुआ करती थी। और वो क्या करता था, वो उस ज़मींदार है, वो उस ज़मीन पर ही उसका अधिकार नहीं होता था, बल्कि पूरे गांव पर उसका अधिकार होता था। वो एक तरीके से वही सारे गांव के नियम तय करता था, वही सारे गांव के क्या, सारे गांव के जितने भी अधिकार हैं, सारे लोग उसी को पूछते थे, सारे लोग उसी की इज्जत करते थे। जो वो कह देता था वही कार्य हुआ करते थे। तो यही है यादवेंद्र शर्मा के द्वारा चंद्र की मेहंदी, उसमें कहानी में दिखाया गया कि एक लड़का होता है शंकर, वो क्या कर देता है, हीरा नामक जो एक लड़की होती है उसे प्रेम करता है, और इसके माध्यम से जो समान जो व्यवस्था है उसको वो टक्कर देने का प्रयास करता है। इसके बारे में इस कहानी में ये दिखाया गया है। तो जो यादवेंद्र शर्मा के द्वारा चंद्र की कहानी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की जो कहानी है मेहंदी के फूल, ये ग्रामीण जो राजस्थान के सामाजिक परिवेश की कहानी के बारे में दिखाया, मतलब राजस्थान से ये कहानी ली गई है। इसमें इस उपन्यास में प्रेम कहानी के माध्यम से जो सामंती व्यवस्था है, जातिगत और समाज में महिलाओं की स्थिति को दिखाया गया है। तो यहाँ क्या दिखाया गया इस कहानी में, प्रेम की स्थिति के बारे में, जो जातिगत जो व्यवस्था देखने को मिलती है राजस्थान में, सामंतवादी जो परंपरा आपको देखने को मिलती है, उस परंपरा के बारे में आपको दिखाया गया है। और उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में भी बहुत ही कटाक्ष के रूप में आपके सामने जो इस कहानी में यथार्थ को, वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस उपन्यास में पात्रों की भूमिका केवल कहानी को आगे बढ़ाने ही नहीं, बल्कि उस समाज के परिवेश का प्रतिनिधित्व करना भी है। तो इस कहानी में क्या दिखाया गया है, इस कहानी में यही दिखाया गया है कि जो पात्र होते हैं उनका कार्य सिर्फ यही नहीं है कि कहानी को बढ़िया बनाया जा सके, बल्कि वो इस जीवन की, जो उस समय का जीवन था या आज का जीवन है, उसकी वास्तविकता को दिखाने का कार्य है। मतलब इस कहानी में क्या दिखाया गया है, जातिगत व्यवस्था पर टिप्पणी की गई है, सामंती व्यवस्था पर टिप्पणी की गई है, और महिलाओं की जो स्थिति है उस पर टिप्पणी की गई है। सामाजिक परिवेश की बात करें तो सामंती व्यवस्था, तो इस कहानी में एक जमींदार होता है गांव में, वो क्या करता है, वो पूरे गांव पर शासन करता है। उसका जो जमींदार होता है उसका ज़मीन पे कंट्रोल नहीं होता, बल्कि पूरे गांव पर भी वो नियंत्रण करता है। गांव में सामाजिक और आर्थिक नियम, मतलब गांव के लोग कैसा जीवन जिएंगे, किससे पैसे लेंगे, किससे उधारी लेंगे, सब कुछ वो नियंत्रण करता है, सब कुछ उसके हाथ में ही होता है, जिससे गांव के लोग हमेशा उसके अधीन रहते हैं। वो क्या करता है भाई, जिसके पास पैसा होता है वही हर चीज़ नियम कंट्रोल करता है। पहले भी यही होता था, आज के समय भी यही होता है। तो इसी कहानी में भी यही दिखाया गया है कि जो जो जमींदार है उसके पास बहुत पैसा है, तो इससे क्या होता है उसके जो जीवन के जो आर्थिक और सामाजिक नियम, पूरे गाँव पर उसका नियंत्रण है। सीधी सीधी बात। जातिगत भेदभाव की बात करें तो उपन्यास में जातिगत भेदभाव और पुरानी परंपराओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जमींदार उच्च जाति का व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, हमेशा जो नीची जाति के लोग हैं उनको हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। और इस कहानी में जो समाज है वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, और लोग अपनी जाति के जो नियम होते हैं उनको मानने के लिए मजबूर हैं। भाई जो नीची जाति का व्यक्ति है वो जाति के लोगों के बराबर नहीं बैठ सकता, खाट पर नहीं बैठ सकता। इस प्रकार के जो नियम होते हैं उनको उन सब परंपराओं पे टिप्पणी की गई है। महिलाओं की स्थिति की बात करें, इस समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो ये जो कहानी बताई गई है यहाँ पर, आज के समय भी बहुत सी जगहों पे अब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो इस कहानी में भी यही है कि इस कहानी में जो महिलाओं की स्थिति वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उन्हें अपनी इच्छाओं को दबाकर परंपराओं का पालन करना पड़ता है। उनकी जो भावना है, इसमें जो आपकी हीरा है, जो नायिका है, उसको अपनी भावनाएं से दबाकर क्या करना पड़ा है, सामान्य समाज के जो नियम हैं उनको मानना पड़ रहा है। उन्हें जीवन में विवाह और जीवन के फैसले अक्सर पुरुषों द्वारा के लिए जाते हैं। तो उनके फैसले समाज के कुछ उन लोगों द्वारा लिया जाता है जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता है। इस कहानी के उपन्यास के जो प्रमुख पात्रों की बात करें तो पहला उपन्यास का प्रमुख पात्र हीरा। हीरा कैसा, हीरा एक लड़की है जो कैसी होती है, एक साहसिक व आत्मविश्वासी महिला है,
और उसकी वो क्या आती है, वो प्रेम करती है शंकर नामक नायक से, इस कहानी के पात्र से। तो उसके माध्यम से वो समाज में जो व्यक्ति है, जो जमींदार है, उसका क्या विरोध करती हुई दिखाई देती है। साथ के साथ उन महिलाओं की वो आवाज़ बनती है जो अपनी भावनाएं हैं वो सबके सामने प्रकट नहीं कर पाती। उनके मन में भी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, पढ़ने की, लिखाई करने की, समाज में, जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन वो क्या कर पाती है, वो सब भावनाएं अपनी वो नहीं दिखा पाती हैं। लेकिन हीरा है वो क्या, एक आत्मविश्वासी लड़की है और वो अपनी भावनाएं हैं वो खुलकर समाज के सामने रखती है। और इसमें जो अपने पसंद के लड़के से प्रेम करना और उसे विवाह करना, उसका ये विद्रोह महिलाओं की एक प्रमुख आवाज़ के रूप में बनकर उभरता है। शंकर की बात करें, शंकर एक युवा और मजबूत पात्र है। वह भी उस समाज की पुरानी व्यवस्था से असंतुष्ट है। मतलब जो शंकर नाम का जो लड़का है वो भी कैसा, एक युवा और एक मजबूत पात्र के रूप में उसको दिखाया गया है। वो क्या करता है, समाज की पुरानी व्यवस्था से असंतुष्ट है। तो वो भी समाज की जो पुरानी अव्यवस्था है ना, उस जो व्यवस्था, उससे भी असंतुष्ट दिखाई देता है। वो भी प्रेम के माध्यम से, उसकी भी यही कहानी है, वो भी हीरा से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो इस चीज़ से क्या है कि वो समाज से लड़ता है, जो सामंतवादी परंपरा है उससे लड़ता हुआ दिखाई देता है। और जो अपने प्रेम के माध्यम से जो जमींदारी व्यवस्था है इससे टक्कर लेता हुआ दिखाई देता है। अन्य पात्र हैं इसमें उपन्यास में पात्र जैसे जागीरदार, दमनकारी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चरित्र यही दिखाता है कि कैसे सत्ता और अहंकार समाज को नैतिक रूप से भ्रष्ट बना देते हैं। तो यही दिखाया गया है कि लोग हैं जो समाज में, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं, जो अपने क्या करते हैं, सभी लोगों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो क्या कर जाते हैं, अहंकार में जो नैतिक रूप से जो मानवता होती है उसको पीछे रखते हैं। अब बात करें आपके सामने यूनिट नंबर 4 और 5, यहाँ से 1-1% लिया गया है, बाकी से 2-2% लिए गए हैं। तो हिंदी के जो इतिहास है उसमें प्रमुख विकास क्रम के बारे में बताएं कि भाई हिंदी का विकास कैसे देखने को मिलता है। तो हिंदी कहानी है, जो हिंदी कहानी लेखन है, पहले आपके समय पता था भक्ति काल वगैरह में आपके सामने गद्य ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन पद्य बाद में आना शुरू हुआ। कहानी का लेखन, उपन्यास लेखन है वो 19वीं शताब्दी के साथ कहानी लेखन की शुरुआत होती है, और उसके कई चरण होते हैं। जैसे सबसे पहला चरण है प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल कहाँ से, 1900 से लेकर 1915 तक जो कहानी लिखने का जो कार्यकाल था उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रारंभिक काल के रूप में कहा जाता है, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को अक्सर पहली कहानी माना जाता है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती कहानी है उसको हिंदी की पहली कहानी के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न भी आपके सामने देखने को मिल सकता है। अगला है प्रेमचंद का युग। तो 1916 से लेकर 1936 तक प्रेमचंद का युग माना जाता है, और ये कहानी लेखन का सबसे अच्छा युग था। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद की कहानियाँ सब जगह पॉपुलर हुई। सब कहानी विधा के सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण पिलर अगर अपन माने, स्तंभ माने, तो वो प्रेमचंद थे। प्रेमचंद उस समय भी उतने प्रासंगिक थे, और आज भी अगर आप प्रेमचंद को पढ़ोगे तो उतना ही आपको वास्तविक और प्रासंगिक व्यक्ति नजर आते हैं। उन्होंने प्रेमचंद के द्वारा समाज के जो सामाजिक समस्याओं के ऊपर, ग्रामीण परिवेश के ऊपर और राष्ट्रीय चेतना के ऊपर क्या किया है, अपने जो लेख है या कहानी है, लेखन उसको लिखा है। उनकी कुछ कहानियाँ जैसे पूस की रात, कफन है, और ये ठाकुर का कुआं हो गया, और नमक का दारोगा जैसी कहानियाँ, ये सामाजिक और ग्रामीण परिवेश पे एक सीधा कटाक्ष करती हुई दिखाई देती हैं। और इस कार्यकाल में जो समाज में जो सामाजिक समस्याएं थी उनको उन्होंने अपने लेख के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के सामने रखा है, इसलिए समाज उनसे और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है। इसी काल में जयशंकर प्रसाद भी मनोवैज्ञानिक लिखा करते थे, और जयशंकर प्रसाद है वो इसी समय में मनोवैज्ञानिक विधा पर भी लिखा करते थे। समझ में आ गया? तो उनका भी बहुत अच्छा नाम है जयशंकर प्रसाद का। फिर आता आपको नई कहानी आंदोलन 1950 से लेकर 1960 तक। तो इसमें प्रेमचंद के बाद में कुछ नए लेखक आए, जैसे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जैसे, जिन्होंने नई कहानी आंदोलन की शुरू की। जिन्होंने क्या किया, एक जो कहानी आंदोलन था उसको एक नई रूपरेखा दी, जिसमें किस पर लिखा, तो अब आपको देश आज़ाद हो चुका था, तो उस समय कैसी समस्याएं थी, समस्याएं बदल चुकी थी। जो ग्रामीण समस्या, जो उद्योगों की समस्या, गरीबी की समस्या, और लोगों के सामने ऐसी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती थी। अकेलेपन की समस्या, लोग पहले ग्रामीणों में रहते थे, फिर ग्रामीण से लोग कमाने के लिए शहरों की तरफ बढ़ने लगे, तो ग्रामीणों में सभी लोग एक जगह रहते थे, शहरों में लोग अलग अलग रहने लगे, अपने गांव से, अपने परिवार से दूर थे, तो वहाँ की समस्याएं अलग थी। तो उस समय की जो कहानीकार थे वो किस चीज़ पर टिप्पणी करते थे, शहरी जीवन पे इनके द्वारा टिप्पणी की जाती थी, अकेलेपन पे और मानवीय अलगाव पे इनके द्वारा ज़्यादातर टिप्पणियाँ की जाती थी। तो जैसा समाज होता है वैसे ही कहानियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं।
अगले वाला समकालीन कहानी का दौर। तो आज के कहानी के जो सामाजिक राजनीतिक विषयों पर, जहाँ पर स्त्री विमर्श और दलित समाज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और ये लगातार विधा विकसित हो रही है। तो आज के समय जो कहानी का दौर चल रहा है उसको समकालीन कहानी का दौर माना जाता है, जहाँ पर अलग अलग चीज़ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर, स्त्रियों पर और दलित जो जीवन है उस पर जो लिखा जाता है, और ये कार्यकाल अभी भी चल रहा है। तो ये कुछ प्रमुख विधाओं में से है। अगला है कहानी और उपन्यास के मुख्य तत्वों को बताइए। तो कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है? होते दोनों एक जैसे ही होते हैं। कहानी में भी कोई एक पात्र होता है, उपन्यास में भी एक पात्र होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कहानी सिर्फ एक पात्र पर निर्भर करती है, उपन्यास अलग अलग पात्रों पे बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे समझ लो कहानी एक फिल्म की तरह होती है और उपन्यास एक वेब सीरीज की तरह होता है। होती दोनों में एक जैसी चीज़ें, लेकिन आपको पता है वेब सीरीज में 8-9 एपिसोड होते हैं, कितनी लंबी कहानी होती है, 4-5 एक्टर होते हैं जिनके ऊपर ये कहानियाँ चलती रहती है पात्रों पर। कहानी फिल्म होती है वो सिर्फ एक ही पात्र, एक ही हीरो होता है, एक ही विलन होता है, बस उसी के साथ लड़ाई होती रहती है। लेकिन वेब सीरीज़ में आपको अलग अलग विलन देखने को मिलेंगे, अलग अलग हीरो देखने मिलेंगे, अलग अलग के जीवन की कहानी होती है। बस यही कहानी और उपन्यास में फ़र्क होता है। कहानी और उपन्यास दोनों साहित्य की विधाएँ हैं, दोनों के प्रमुख तत्व दोनों में समान है, लेकिन उनका विस्तार अलग अलग है, लेकिन उनका जो विस्तार है वो अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि कथानक की बात करें, ये कहानी या उपन्यास की रीढ़ की हड्डी है। तो कथानक होता है जो कहानी का जो क्रम होता है, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। जैसे मूवी नहीं होती है, वो आगे बढ़ती रहती है। स्टार्टिंग में जो हीरो होता है उसके जीवन के, जो प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। फिर क्या होता है, अचानक से एक ऐसी कोई घटना हो जाती है, उसका सारा जीवन बदल जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो उस सारे जीवन को सही करता है और लास्ट में पता चलता है कि एक व्यक्ति होता है विलन, जिसने ये किया था उसको वो मार देता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कथानक के नाम से जाना जाता है। समझे? स्टोरी को कथानक के नाम से जाना जाता है। जिसको क्या, ये क्या होता है वास्तविकता में? घटनाओं का क्रम, जो घटनाएं हो रही हैं उसको उसके क्रम को क्या कहा जाता है? कथानक कहा जाता है। और ये निश्चित क्रम से बढ़ती है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। सबका पहली वाली घटनाक्रम का दूसरी वाली घटनाक्रम से जुड़ा होता है, दूसरे वाली का तीसरी घटनाक्रम से जुड़ा होता है। तो हर घटना है उसका आगे पीछे उससे जुड़ाव होता है। कोई भी घटना होगी उसका आगे पीछे एक निश्चित क्रम होगा और उसका एक दूसरे से जुड़ाव होगा। कहानी का जो कथानक है, कहानी की जो कथानक होता है वो छोटा होता है और सीधा भी होता है। मतलब कहानी की जो कथा लिखी जाती है वो छोटी और सीधे रूप में लिखी जाती है, और उपन्यास का जो कथानक है उसको विस्तृत और जटिल रूप में लिखा जाता है। पात्र की बात करें, पात्र में वो लोग होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्र में कौन लोग होते हैं? जो कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। कहानी में पात्रों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है, मतलब 1-2 पात्र होगा। इस फिल्म में 1-2 पात्र ही होते हैं ना, तो कहानी में भी एक आध ही पात्र होते हैं। और वेब सीरीज में आपको अनेक पात्र देखने को मिलते हैं, ऐसे ही उपन्यास में भी आपको अनेक पात्र देखने को मिलते हैं जिनका चरित्र चित्रण गहराई से किया जाता है। और उनका क्या होता है, उन जिनका चरित्र चित्रण है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से किया जाता है। हर व्यक्ति का जो चरित्र उसको अच्छे से दिखाया जाता है। अलग अलग लोगों पर ये कहानी आगे चलती रहती है। अगले वाला क्या है? विषय उद्देश्य। तो विषय और उद्देश्य क्या होता है? यह वह केंद्रीय विचार या संदेश होता है जिसको लेखन व्यक्त करना चाहता है। तो विषय व उद्देश्य क्या होता है? यह वो जो मेन पॉइंट या केंद्रीय विचार होता है, संदेश होता है। मतलब क्लाइमेक्स आपने सुना होगा ना जिस कहानी पे, जैसे आप मान लो कि कोई भी कहानी बनाएगी, जैसे एक विलन होता है वो क्या होता है, जो मतलब दारू बेचने का कार्य करता है, ऐसे समझा है ना। तो उसका क्या होगा? एक पुलिस वाला होगा जो उसको कंट्रोल करेगा। तो उस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज में दारू पीने से क्या होगा, नकली दारू पीने से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये उस कहानी का पूरा क्लाइमेक्स है, और उसके आसपास ही क्या है, सारी स्टोरी चलती रहती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? विषय और उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। तो हर कहानी का कोई ना कोई केंद्रीय विचार या संदेश होता है जिसे लेखक क्या व्यक्त करना चाहता है। और कहानी का विषय अक्सर एक ही होता है, जबकि उपन्यास में कई विषय हो सकते हैं। तो कहानी में आपको पता है, फिल्म में क्या होता है, सिर्फ एक ही विषय होता है ना, एक ही विलन होता है, एक ही प्रॉब्लम होती है और उसको सोल्व कर दिया जाता है उस विलन को मारकर। लेकिन वो वेब सीरीज़ देखो, पार्ट फर्स्ट में आपको अलग चीज़ें मिलेंगी, पार्ट 2 में अलग चीज़ें मिलेंगी, पार्ट 3 में अलग चीज़ें मिलेंगी। तो यही है, अलग अलग कहानी, अलग अलग पात्र, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग जो मुख्य विषय भी देखने को मिलते हैं। समय और स्थान की बात करें, यह वह परिवेश है जिससे घटनाएं घटित होती हैं, कहानी और उपन्यास को यथार्थवादी बनाता है। तो समय और स्थान का यही है कि जो घटनाएं समय के साथ घटित होती हैं, इसके साथ कहानी और उपन्यास क्या है, वास्तविक बनता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया आपको, किस समय और किस स्थान पे क्या क्या घटनाएं हुई, इसके हिसाब से लिखा जाता है। तो यह आपके सामने जो कथा और उपन्यास का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अच्छे से पढ़ लेना, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कोटा यूनिवर्सिटी का कहीं पे भी कोई कंटेंट नहीं है, पहली बार फ्री में यूनिवर्सिटी चैंपियन ही आपको पढ़ा रहा है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना इसको। धन्यवाद।